हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एकदम व्यस्त भी होंगे। गणेश उत्सव खत्म हो गया है, नवरात्रि आने वाली है। ये जो बीच का टाइम है इसमें आपने भरपूर एंजॉय करना है। किस चीज़ को लेकर? पढ़ाई को लेकर। क्योंकि यार गणेश उत्सव में भी आपने एंजॉय कर लिया होगा, अब नवरात्रि में भी एंजॉय करोगे, तो अभी जो बीच का टाइम है ना इसमें थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि ये जो आप पढ़ाई करें ये आगे काम आ जाए। देखिए 10th का जो हमारा पूरा का पूरा जो बोर्ड एग्जामिनेशन का माहौल होता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। तो उसी जो 10th एग्जामिनेशन में एक बहुत ही खास टॉपिक होता है, हमारी जो केमिस्ट्री होती है उसमें IUPAC नेमिंग का, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। कुछ चर्चा हमने पिछली वीडियोस में कर ली है। जिन्होंने वो वीडियोस ना देखे हों वो जाकर हमारी प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों उन वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से IUPAC नेमिंग का फॉर्मेट होता है, कि आप रूट वर्ड को कहाँ रखते हो, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स या प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इनको कहाँ किस तरीके से अरेंज किया जाता है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, रूट वर्ड होते हैं, कब किसको किस तरीके से यूज करना है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को ध्यान से देख लो, क्योंकि आपको इसके बाद समझना है आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं IUPAC नामकरण का, यानी कि नॉमेनक्लेचर का कुछ रूल्स। देखो यदि आप रूल्स की बात करोगे, बहुत सारे रूल्स होते हैं, इतने रूल्स होते हैं कि शायद आप उनको याद में भी ना रख पाओ। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंड बनाने के लिए एक दो रूल्स को समझना बेहद जरूरी है। कहने के लिए 2 से 3 रूल होते हैं, बट आप उन रूल्स को बस एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि इन रूल्स को समझाने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। और याद रखना, जब भी आप 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर देंगे, चाहे वो प्री बोर्ड हो या मेन बोर्ड वाले एग्जामिनेशन हो, आपको IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन आएगा ही, ये गारंटीड होता है, आएगा ही। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल जो हमारा पहले थ्योरी में क्या कहता है उसको जानते हैं, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो दोस्तों, आपको मैंने एक बात बहुत ही अच्छे से बताई थी कि जब आप किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करोगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली पेरेंट चेन या रूट वर्ड को जानना होगा, करेक्ट। अब ये रूट वर्ड को जानने के बाद हमें उस चीज को यूज कैसे करना है, या जो हमने सीखा उसको किस तरीके से लिंक करना है, तो उसकी बात आज करते हैं इंपॉर्टेंट तरीके से। सबसे पहले जब भी आपको कोई कार्बन कंपाउंड दिया जाएगा, आपने क्या कर लेना है, आपने उसकी पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है। पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है वो मैंने समझाया है, पर फिर भी जान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, एक कार्बन कंपाउंड्स की चेन बना देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये कार्बन कंपाउंड की चेन आपके सामने बना दी। अब इसमें यदि कोई आपसे पूछता है कि दोस्त आप चेन बताइए, तो इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार ये तो साफ साफ दिख रही है ना। तो आपने बोल दिया कि यही जो हमारी कार्बन की चेन दिख रही है, यही हमारे लिए कौन सी चेन हो जाएगी, हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी, जो कि हमारे लिए पेरेंट नाम का काम करेगी, ठीक है। जैसे कि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आप बोल सकते हैं कि भैया यहाँ कार्बन की जो संख्या है वो 7 है। अब 7 है तो आप क्या बोलोगे, कौन सा नाम ले लोगे, हेप्ट नाम ले लोगे, है ना। आपको बताया गया था ना रूट वर्ड के लिए, 1 के लिए क्या यूज करना है, 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे ही 7 के लिए आप हेप्ट वर्ड यूज कर लेते हो। ये तो बड़ा सिंपल है। लेकिन मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि अब हम एक ऐसी कार्बन चेन लेते हैं जिसमें कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। अब क्योंकि हमें हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी होती है, तो दोस्तों जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने जाओगे तो चाहे मैं, ध्यान से समझना है क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। यदि मैं इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तलाशी लेता हूं तो ये देखिए 1 2 3 4 5, हो सकता है कोई विद्यार्थी, कोई हमारा मित्रगण ये बोले कि सर एक काम करो ये वाली चेन ले लो। क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है? बिल्कुल, 1 2 3 4 5। इसका मतलब आप चाहे तो नॉर्मल शेप में भी ले सकते हैं या एल शेप में भी, पर हमेशा याद रखो चीजों को देखना भी आसान होना चाहिए। यदि एल शेप में लेता हूं तो मेरा ध्यान मतलब अनावश्यक तरीके से इधर उधर जाएगा, तो आप क्या करो, नॉर्मल सिंपल वाली चेन ले लो जो सीधी सीधी नजर आ रही है, ठीक है। दोस्तों आपने लेना है कंटिन्यूअस चेन। अब क्योंकि यहां कितने कार्बन है, हमारे पास 5 है, तो आप पेंट वर्ड का यूज कर लोगे जब आप नामकरण करोगे, ठीक है। चलो और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि बाई चांस मैंने आपके सामने इस तरीके की कार्बन चेन रखी। अब 1 2 3 4 5 है ना, मान लो मैंने यहां 6 रख दिया और यहां रख दिया एक और, या इधर रख दिया एक और। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ये कार्बन चेन यदि लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली कार्बन चेन पकड़ ली, इसके लिए ताकि मैं रूट वर्ड का यूज कर सकूं या पेरेंट चेन का नामकरण कर सकूं।
हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को पकड़ना होता है ताकि हम क्या कर सकें, हम पेरेंट यानी कि जो रूट नाम है उसके बारे में डिसाइड कर सकें। अब आप मुझे बताओ, इस कार्बन चेन जो मैंने अभी आपके सामने मार्क की है, इसमें कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। यानी कि इसमें तो भैया 6 है। लेकिन एक कोई बच्चा आया जो थोड़ा सा ज्यादा जानता था, उसने बोला कि काम करो सर, ये जो ग्रीन वाला सेक्शन मतलब कि एल सेक्शन यदि मैं बनाता हूं तो इसी में 1 2 3 4 5 6 7 आ सकते, 1 2 3 4 5 6 7। तो यार 6 कार्बन की चेन और 7 कार्बन की चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ऑब्वियस सी बात है ना, 7 वाली है। यदि लॉन्गेस्ट हमारी 7 वाली है तो हम क्यों 6 वाली लेंगे, हमारा नियम तो यही कहता है कि लॉन्गेस्ट पकड़ लो। तो इस तरीके से आपने कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है जिसमें लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन नजर आ रही, दैट्स इट। बड़ा सिंपल है दोस्तों। बचपन में आपने वो गेम खेला ही होगा ना, क्या बोलते थे उसको हम लोग, चेन ही बोलते थे, उसमें चेन बनाते थे ना, लंबी लंबी चेन बनाओ, वो वाला गेम, ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ सीन हो गया। लेकिन इसी पर्टिकुलर जब हम पेरेंट चेन या फिर लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं तो इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है, और वो ट्विस्ट जो है वो क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या होता है दोस्तों, इफ 2 और मोर चेन्स हैव द सेम लेंथ, मैं आपको समझाऊंगा, पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। इफ 2 और मोर चेन्स हैव द सेम लेंथ, चूज द वन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मैं काट क्यों रहा हूं। सब्स्टिट्यूएंट वर्ड का मतलब होता है दोस्त ब्रांच। अब ये मैंने क्या लिखा है, क्या बोला है, अभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, समझने का काम आपका लेकिन समझाने का काम तो मेरा। तो चलिए देखते हैं क्या मैंने बोला है। कभी कभी क्या होता है, आपके सामने कोई ऐसी चेन आ जाएगी, मान लीजिए ये है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये है 6, ये है 7, ये है, चलो एक और मैंने बना दिया है ना, 1 2 3, एक और कर लेते हैं, चलो ये मान लो, और यहां भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब इसमें थोड़ा समझ में आएगा। अब दोस्तों यदि मैं आपसे बोलता हूं कि एक काम करो, इसमें सबसे लंबी कंटिन्यूअस कार्बन चेन तलाशो, तो एक विद्यार्थी, एक हमारा दोस्त क्या करेगा, बोलेगा कि सर ये वाली चेन ले लो। मैंने कहा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की नंबर यहां मिल रहे हैं, क्या ये ली जा सकती है, देखते हैं। एक दूसरा विद्यार्थी आया, उसने बोला एक काम करो सर, आप ना ये वाली चेन ले लो, ये वाली। मैंने कहा अच्छा, क्या ये ले ले, 1 2 3 4 5 6, अरे 7 तो यहां भी आ रहे हैं दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। अब 7 कार्बन की चेन हमारे पास 2 आ गई। इफ 2 और मोर चेन्स हैव द सेम लेंथ, 7 दोनों के पास है। उस केस में आपने क्या करना है दोस्त, उस केस में जब भी आपके साथ ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपके सामने 2 ऐसी कार्बन चेन आ जाएं जिसमें सेम कार्बन के नंबर है यानी कि सेम लेंथ है, तब आप ऐसी कार्बन की चेन पकड़ेंगे जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांच हो, यानी कि ज्यादा ब्रांचेस आ रही हों। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको इस एग्जांपल में समझाता हूं। यदि आप ग्रीन चेन को देखते हैं दोस्त, किसको, ग्रीन चेन को, यदि आप ग्रीन चेन को देख रहे हैं तब, या ग्रीन वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तब, ये जो लोग हैं, मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूं यार, नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसको क्या हटाया जा सकता है क्या, चेक कर लेते हैं एक बारी। हटाने का सिस्टम दोस्त यहाँ है ही नहीं, समझ ही नहीं आता कई बारी, बट कोई बात नहीं, जाने देते हैं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यदि हम इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कर लेते हैं कि आपने ग्रीन चेन को पकड़ लिया। अब जब आप ग्रीन चेन को ध्यान से देखते हो तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, कौन सा वाला, ये वाला, ये कार्बन है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा ये पूरा स्ट्रक्चर तो वैसे भी नहीं आएगा, जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है उसके नीचे वाली तो आपके सामने ब्रांच दिख रही है, करेक्ट। लेकिन क्या आप जानते हो एक चीज इंपॉर्टेंट, मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा बना देता हूं क्योंकि यार ये मच रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आसान दिखलाने के लिए हम इसको थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 ही था ना, चलो इसको 7 कर देते हैं क्योंकि 7 था। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये इधर था। यही वाला स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया था। और सबसे पहले मैं लेता हूं भैया कौन सी वाली चेन, ये वाली। मैंने आपके सामने ये वाली चेन मान लो रख दी। अब दोस्तों ये जो चेन होती है, यदि कोई विद्यार्थी हमारा कोई छात्र जो है ये वाली चेन पकड़ता है और वो बोलता है क्या सर हम इस चेन को मान सकते हैं सबसे लंबी चेन,
आपकी बात सही है, इसमें 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है, सब कुछ सही है। पर दोस्त इसमें दिक्कत क्या है, समझो ध्यान से। क्या होता है जब आप इस पूरी चेन को कंसीडर करोगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला इतना हिस्सा, ये तो इस चेन का क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, या इस चेन की क्या कहलाएगी, ब्रांच। यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो, ये है हमारी ब्रांच। पर दोस्त इस ब्रांच के बाजू में जो लगा हुआ है ये ब्रांच नहीं होती, ये हमारी पेरेंट चेन की ब्रांच नहीं होती। ये समझ लो क्या है, ये वाला जो हिस्सा है दोस्त, ये ब्रांच ऑफ ब्रांच हो गई, यानी कि ब्रांच की भी ब्रांच हो गई दोस्त, ब्रांच की ब्रांच हो गई, समझ रहे हो, ब्रांच की भी ब्रांच हो गई। तो ये वाला जो आपने अभी कार्बन का जो चेन पकड़ा हुआ है, इसमें एक दिक्कत ये आ गई कि चलो इसमें आपने ब्रांच ली, ये तो चलो समझ में आता था, लेकिन ब्रांच की भी ब्रांच आ गई। अब इस परेशानी का सॉल्यूशन क्या है, इस परेशानी का सॉल्यूशन ये निकाला जा सकता था कि यदि हम क्या करें, हम इस कार्बन चेन को थोड़ा सा चेंज कर लें। मतलब क्या करना है, मतलब ये करना है सर, 1 2 3 4 5 6 7, ये अब आपने जो लंबी वाली कार्बन चेन ली थी ना, उसको थोड़ा सा इस तरीके से ले लो। मान लो आपने ये वाली कार्बन चेन ले ली। अब इस कार्बन चेन को लेने का ये फायदा हुआ कि अभी भी हमारे पास कितने कार्बन है सर, 7 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसमें अब हमारे पास हमारी मेन चेन, यानी कि जो हमारी पेरेंट चेन है, इसी में दोस्त एक ये ब्रांच आ गई और एक ये ब्रांच आ गई। लेकिन वो जो ब्रांच है वो बेसिकली आपकी पेरेंट चेन के साथ ही तो जुड़ी है, पेरेंट चेन के साथ ही जुड़ी है ना। यही काम हमें करना है और यही इस पूरी लाइन में लिखा है कि जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भैया एक चेन जो है हमारी 7 यहां से भी दे रही है और एक चेन हमारी एल शेप में भी 7 दे रही है, तो हमने क्या किया, हमने वो वाली चेन को एक्सेप्ट किया जिसमें ज्यादा ब्रांचेस आ रही थी। जैसे कि हमने पीली वाले पेरेंट चेन को मान लिया। क्यों? क्योंकि एक चेन यहां निकल के आ रही है, सॉरी एक ब्रांच यहां निकल के आ रही है और एक ब्रांच यहां निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों यदि आपने व्हाइट वाली को ले लिया होता तो ऐसे ही समझ सकते हो इसमें कम ब्रांच मिल रही है ना, इसमें आपको कम ब्रांच मिल रही है। यदि आप व्हाइट वाली चेन को पकड़ते तो केवल और केवल कितनी ब्रांच मिलती है आपको नीचे की तरफ, केवल एक। इस केस में कितनी मिल रही है, 2। और आपको हमेशा ग्रेटर नंबर यानी कि ज्यादा ब्रांच तलाशनी है। क्लियर? यस और नो? गुड। तो आई होप ये रूल नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। सो रूल नंबर 1 हमें समराइज करने पर क्या बताता है कि दोस्तों आपको यदि कभी भी नामकरण करना है तो आपको सबसे पहले कंटिन्यूअस लॉन्ग चेन को पकड़ना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपके सामने लॉन्ग चेन में परेशानी है, मान लीजिए कोई 2 ऐसी चेन मिल रही हैं जिसमें दोनों, इसमें भी 7 हैं और इसमें भी 7 हैं, तो आप क्या करो, ऐसी चेन तलाशो जिसमें ज्यादा ब्रांचेस बन सकें या ज्यादा ब्रांचेस आपको नजर आए। करेक्ट? चलिए अब बात करते हैं इसके आगे की, इसके आगे मतलब रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 की जो थ्योरी है वो क्या कह रही है, नंबर दी कार्बन एटम्स इन द चेन। मतलब कि अब आपने जो कार्बन चेन को आइडेंटिफाई किया है एज अ पेरेंट चेन, जो भी आपने कार्बन चेन को पहचाना है, आइडेंटिफाई किया है पेरेंट चेन को, उसका क्या करना है आपको, नंबरिंग। नंबरिंग को हमारी केमिस्ट्री में लुकेंट वर्ड, यानी कि लुकेंट का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा भी होगा कहीं, देखिए लिखा हुआ है लुकेंट। लुकेंट का मतलब होता है दोस्त, देखो ध्यान से आप, लोकेशन। यदि मैं इसको लोकेशन वर्ड से आपको कनेक्ट करके बताऊं तो आपको समझ में आ रहा है, लोकेशन। तो लोकेशन वर्ड से ही लुकेंट का बात होता है। तो आपने क्या करना है, कार्बन चेन में नामकरण करना है। लेकिन क्यों करना है भैया, आप क्यों चाहते हो कि हम कार्बन की उस पेरेंट चेन में नामकरण करें, नामकरण नहीं नंबरिंग करें, उसकी लोकेशन क्यों जरूरी है, अभी समझ में आएगा। दोस्त क्या होता है, जब आप क्या करोगे, किसी भी कार्बन चेन को देखोगे, मान लो आपने ये कार्बन चेन देखी, हो सकता है इसमें कोई ब्रांच ना हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए यदि इसमें क्या है, कोई ब्रांच अटैच है ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहां एक ब्रांच लटका दी, लीजिए ये लटका दिया मैंने एक कार्बन का कंपाउंड CH3। अब यदि मुझे इसकी नाम या इसकी पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन बताने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा ना दोस्त। पोजीशन को बताने के लिए, जैसे हमारे घरों में नंबरिंग होती है या हमारी सीट में नंबरिंग होती है, या कहीं भी आप किसी भी एक वेल स्ट्रक्चर्ड जगह पे, वेल मैनर्ड जगह पे देखोगे, नंबरिंग करके अरेंजमेंट किया जाता है।
होता है ना, आप स्कूल में जाते हो रोल नंबर के हिसाब से आपको बिठाया जाता है, आप बसेस में जाते हो सीट नंबर के हिसाब से बिठाया जाता है ना, मतलब ढंगी बसेस होंगी, तो ऐसा नहीं कि फिर वो पहले आओ पहले वाला लूट वाला हो। आप एसी में जाते, एसी बोल रहा हूँ, थर्ड एसी सेकंड एसी जो रेलवेज होते हैं उसमें जाते हो, तो उसमें भी आपके सीट नंबर के हिसाब से सिस्टम होता है ना। तो ऐसे यहाँ भी नंबरिंग इसलिए जरूरी होती है ताकि हमें उसकी लोकेशन का अंदाजा लग जाए, पता लग जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब भी आप नंबरिंग करोगे, जब भी किसी कार्बन चेन में नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग दोनों साइड से हो सकती है। क्या बोला मैंने? नंबरिंग दोनों साइड से हो सकती है। इट मींस आप 1 2 3 4 5 ये भी कह सकते हो, और आप 1 2 3 4 5 ये भी कह सकते हो। मतलब नंबरिंग जो है वो दोनों साइड से, लेफ्ट से भी हो सकती है राइट से भी। करेक्ट? ये अपन ने कहां से की है दोस्त? ग्रीन वाली है राइट से, तो व्हाइट वाली कहां से दोस्त? ये है लेफ्ट से। लेकिन अब उस केस में क्या हमें लेफ्ट वाली लेनी है या राइट वाली लेनी है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होता है इस ब्रांच की मदद से, इस सब्स्टिट्यूएंट की मदद से। जो नंबरिंग, जिस नंबरिंग पर सब्स्टिट्यूएंट छोटा नंबर रखकर बैठा है, क्या बोला मैंने? जिस नंबरिंग पर, चाहे ये व्हाइट वाली हो लेफ्ट से राइट वाली, या फिर ये ग्रीन वाली राइट से लेफ्ट वाली, यदि आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको एक चीज का अंदाजा लगेगा कि यदि मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो चौथे नंबर पे मुझे ब्रांच नजर आ रही है, लेकिन यदि मैं राइट से लेफ्ट आता हूं यानी कि ग्रीन वाली चेन को फॉलो करता हूं तो दूसरे नंबर पर ही मुझे क्या नजर आ रही है? मेरी ब्रांच नजर आ रही है। तो आपने क्या करना है? आपने अपने ब्रांच को या अपनी सब्स्टिट्यूएंट पार्ट को लोएस्ट नंबर देना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर या लोएस्ट पॉसिबल लोकेशन। नहीं समझ पाए? फिर से सुनो क्या होता है। ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको हटा रहा हूं, जिनको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, छोटा एग्जाम्पल रखूंगा तो शायद आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। बाई चांस दोस्त क्या हुआ कि ये तो हो गई हमारी, मान लीजिए कौन सी चेन? पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन जिसमें कितने कार्बन कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4। अब आपने सोचा कि एक काम करते हैं, कार्बन चेन में हमारे 4 पेरेंट चेन वाले कार्बन एटम्स हैं, तो इसके लिए तो आपने कौन सा वर्ड यूज कर लिया होगा? ब्यूट वाला वर्ड यूज कर लिया होगा। लेकिन जब इसका नामकरण करोगे तो भैया ये जो तुमने साइड में लटकाया है, जिसको तुमने ब्रांच बोला है, इसकी लोकेशन भी बताना जरूरी होती है कि तुम कहां बैठे हो। और यदि हमें इसका लोकेशन बताना है तो हमें क्या करना होता है? हमें क्या करना होता है? इनका नंबरिंग करना होता है। नाम बोला था मैंने, नंबरिंग करना होता है। अभी जो नंबरिंग है आप राइट से लेफ्ट में भी कर सकते हो दोस्तों, और लेफ्ट से राइट में भी कर सकते हो, लेकिन हमें कहां से होती है? केवल एक ही साइड से। और किस साइड से हमें पकड़ना है चीजों को, या किस साइड वाले नंबर को हमें एक्सेप्ट करना है, ये पता चलता है इस ब्रांच की मदद से। यदि मैं येलो वाले को देखता हूं तो येलो वाले में नंबर 2 किसके पास जा रहा है? इस ब्रांच के पास। यानी कि कोई बोल सकता है कि जो CH3 है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल, ये कहां बैठा है? नंबर 2 पर, यदि हम लेफ्ट से जाते हैं। लेकिन यदि हम ग्रीन वाले सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमें बोला जा रहा है कि जो मिथाइल है वो कहां बैठा है? नंबर 3 पर। तो आपको वो वाला एक्सेप्ट करना है जिसमें हमारा जो ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है वो कम नंबर के साथ बैठा है। यानी कि हम किसको फॉलो करेंगे? अभी 2 नंबर वाले को फॉलो करेंगे कि 3 नंबर वाले को? हम करेंगे 2 वाले को, 3 वाले को फॉलो नहीं करेंगे। ये होती है लोकेशन या नंबरिंग की बात। क्या आप समझ पाए? आई होप ये बात तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, थोड़ा सा और आगे देखिए। होता यूं है दोस्त, ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कभी कभी आप जब इनकी नंबरिंग करोगे तो इन नंबरिंग करते वक्त हो सकता है आपकी उस चेन में डबल बॉन्ड हो सकता है आपकी चेन में ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना? इस तरीके से जो भी है, मैं बना नहीं रहा हूं, अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला मान लीजिए कुछ इस तरीके से सीन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब आप नामकरण करेंगे, ठीक है, जब आप क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर, नामकरण करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन पता करना। इन दोनों में चेन पता करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां सीधा दिख रहा है। जब आप नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे दोस्त? नंबरिंग। तो हमेशा याद रखो, यदि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इनकी कंडीशन दी गई है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इनकी कंडीशन दी गई है, तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। यानी कि जब आपको नंबरिंग करनी है तो आप लेफ्ट से नहीं करेंगे, कहां से कर लेंगे? राइट से, क्योंकि इसको प्रायोरिटी देनी है।
ऐसे ही जब आपको नंबरिंग इस वाली चेन में करनी तो आप लेफ्ट से ना करके राइट से करेंगे, क्योंकि आपको प्रायोरिटी किसको देनी होती है, पहले डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ओवर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर। चलिए और बात करते हैं इसके आगे। अप्लाई दी लोएस्ट सम रूल। अच्छा, इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, तब आपको वो चीज समझ में आएगी। सोचिए जब हम क्या कर रहे हो, हम कर रहे हो किसी भी कार्बन चेन का नामकरण, और हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया गया हो, मान लीजिए ऐसा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, एक ब्रांच यहां लटकी है और एक ब्रांच यहां लटकी है। अब आप मुझे बताइए कि हमें इसमें जो नंबरिंग है वो कहां से करनी है। अच्छा, पहले तो चेन पकड़ लो, ये है चेन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6, और यदि हम एल शेप का बनाते तब भी देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब आप कोई भी चेन ले लो, लेकिन हम सीधी वाली चेन ले रहे हैं। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं इसमें नंबरिंग करो, दोस्त नंबरिंग जो है वो आप कहीं से भी करके देख लो। मान लीजिए मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6, अपनी नंबरिंग की, और किसी विद्यार्थी ने इस तरफ से की होगी। लेकिन इस केस में, इस एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि 2 नंबर पे कौन मिल रहा है मुझे, ये वाली ब्रांच, और 5 नंबर पे कौन सी वाली ब्रांच मिल रही है, CH3 इधर। लेकिन यदि मैं उल्टा आता, उल्टा मतलब ऐसा, अरे कौन सा पेन ले लूं, ये वाला लेते चलिए, 1 2 3 4 5 6, तो इससे कोई फर्क पड़ता क्या? अब देखिए 2 नंबर पे भी मुझे CH3 मिल रहा है और 5 नंबर पे, मतलब उल्टा सीधा एक समान, हाँ या ना? ये तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है। बदल कैसे जाती है, सारे एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक बारी में शेयर कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जानना है। जब आपके पास, याद रखिएगा, जब आपके पास एक से ज्यादा ब्रांचेस आती हैं, जब आपके पास एक, देखो यदि एक ब्रांच है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस क्या देखते हो कि छोटी लोकेशन या छोटा नंबर कहां मिल रहा है। लेकिन दोस्त यदि ज्यादा ब्रांचेस आ जाएं, एक से ज्यादा है, तब कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। उस कंफ्यूजन को यदि आपको दूर रखना है तो एक एग्जाम्पल अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, उसकी थ्योरी अगली स्लाइड में है, पर यहीं समझ लो आप। मान लीजिए ये एक कार्बन की चेन है। इस कार्बन की चेन में क्या हुआ कि यहां जुड़ा हुआ है एक ग्रुप जिसका नाम है CH3, और एक जो हमारा मेंबर है वो यहां जुड़ा हुआ है CH3। मतलब कि एक कार्बन की चेन है जिसमें 2 ब्रांचेस यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो यही आएगी क्योंकि 1 2 3 4 5 यहीं आ रहे हैं और कहीं इतने नहीं बन रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और कहीं इतना नहीं बन रहा है। अब सबसे पहले तो ये अपन की होगी कार्बन चेन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन ने सोचा चलो नामकरण करते, नामकरण नहीं नंबरिंग करते, तो नंबरिंग शुरू की अपन ने 1 2 3 4 5, और यदि हम रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्त 1 2 3 4 5। अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और समझना है। यदि मैं नंबरिंग करता हूं एक से बोल रहा हूं लेफ्ट से, तो हमारा जो ग्रुप आ रहा है CH3 या कोई भी जो ब्रांच है वो किस नंबर पर बैठी है, ग्रीन वाले में किस नंबर पर बैठी है, याद रखना ग्रीन वाले में इसका नंबर है 2। यदि हम ग्रीन की बात करते हैं तो जो CH3 है वो नंबर 2 पर है। अच्छा, ग्रीन वाले में ही आगे चलिए तो CH3 फिर दूसरे बार हमें कौन से नंबर पर मिल रहा है, तीसरे नंबर पर। लेकिन ये तो हो गया कब, जब मैंने लेफ्ट से राइट वाली प्रोसीजर को फॉलो किया, लेफ्ट टू राइट। अब दोस्त यदि मैं राइट से लेफ्ट आता हूं, ध्यान से देखिएगा, राइट से लेफ्ट आता हूं, जब मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं दोस्त, तो मेरे पास जो पहला ब्रांच मिल रहा है, जो पहली ब्रांच मिल रही है वो कहां मिल रही है, नंबर 3 पर मिल रही है। ध्यान से देखिए 1 2 3, यानी कि जो मुझे पहली ब्रांच मिल रही है, मेरी जो फर्स्ट ब्रांच है वो कहां मिल रही है, नंबर 3 पर, और यहां मुझे पहली ब्रांच कहां मिल गई थी, नंबर 2 पर। तो यदि आपके पास एक से ज्यादा ब्रांचेज हैं और आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे लेफ्ट वाले को चुनना था या राइट वाले को, तो आप क्या देखो, ये देख लो कि जो ब्रांच हमें मिल रही है वो सबसे पहले, जो ब्रांच आपके पास सबसे पहले आ रही है उसमें छोटा नंबर किसके पास है। लेफ्ट वाले के पास यदि छोटा नंबर मिल रहा है तो उसको पकड़ लो, राइट वाले के पास छोटा नंबर मिल रहा है तो उसको पकड़ लो। जैसे कि इस ब्रांच में आपको 2 नंबर पे यहां मिथाइल ग्रुप दिख रहा था जब मैंने लेफ्ट से राइट गया था, लेकिन यदि मैं इसी ब्रांच में राइट से लेफ्ट आ रहा था दोस्त, तो उसमें क्या हो रहा था, तीसरे नंबर पर मुझे मिथाइल मिल रहा था पहली बारी। तो इसलिए आप कौन से वाले को चूज करेंगे, लेफ्ट से राइट वाले को।
लेकिन यहां भी कोई उतनी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जो आती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इसमें ये आपके सामने एक बढ़िया सी अपन ने कार्बन चेन बना दी, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ठीक है, पहली चीज मान लो यहां जुड़ा हुआ है CH3 और यहां जुड़ा हुआ है CH3। इस केस में आप नामकरण कहां से करेंगे? लेफ्ट से, इसलिए क्योंकि जैसे ही लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो 2 नंबर पे यहां मिल जाएगा ब्रांच, और यदि आप इस तरफ से नाम करोगे तो 3 नंबर पे यहां मिलेगी ब्रांच। अब 2 और 3 में से छोटा कौन सा है? 2 वाला, इसलिए आप लेफ्ट से नंबरिंग करोगे। पहली बात तो मैंने आपको यह समझा दी। लेकिन दोस्तों कई दफा क्या होता है, सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती। कैसे बदल जाएगी समझिए। मान लो मैंने एक CH3 ग्रुप यहां जोड़ दिया, अब क्या करोगे? कहीं सारी नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे आप लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, सब कुछ तो सेम है। यहां से भी हम दूसरे नंबर पे बैठे, यहां से भी दूसरे नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आएगी जब एक और ब्रांच आ जाएगी। मान लो मैंने एक ब्रांच यहां टपका दी, लो CH3। अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे राइट से, और इस कंडीशन में काम आता है हमारा सम रूल। कौन सा रूल होता है? सम रूल। सम रूल कैसे काम करता है ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आपने नंबरिंग की 1 लेफ्ट से, सबसे पहले हम लेफ्ट से जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने क्या किया, जब मैंने लेफ्ट से राइट जाना शुरू किया तो मुझे सबसे पहले दूसरे नंबर पे कौन मिला? हमारा एक ब्रांच, फिर तीसरे नंबर पर एक और ब्रांच मिल गई, और फिर मुझे मिली 6वें नंबर पर एक और ब्रांच। इन सभी को जोड़ने पर कितना नंबर आ रहा है? 6 3 9 2 11। ठीक है, 6 3 9 2 11। अच्छा, यही काम यदि मैं कहां से करता? राइट से करता। चलिए वो भी करके देख लेते। अपन ने क्या किया, अब नंबरिंग को कहां से कंसीडर किया दोस्त? राइट से। जैसे ही मैं राइट से कंसीडर कर रहा हूं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। अब यदि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग को कंसीडर कर रहा हूं तो पहली बारी मुझे यहां से तो 2 ही नंबर मिलेगा। आगे जा रहा हूं तो अगला जो ब्रांच है वो कितने नंबर पे है दोस्त? 5वें नंबर पर। दूसरा नंबर, फिर ये अगली ब्रांच 5वें नंबर पर, और अगली ब्रांच जो है वो 6वें नंबर पर है, यदि हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। इनको जोड़िए, 6 5 11 और 2 13। अब आप मुझे बताइए 11 नंबर छोटा होता है कि 13 नंबर? ऑब्वियस सी बात है ना, 11 नंबर छोटा होता है। इसलिए आप जब यहां नंबरिंग को कंसीडर करेंगे, यानी कि लोकेंट्स को कंसीडर करेंगे, तो लेफ्ट से राइट वाली अप्रोच इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ये हमें होल, यानी कि हमें जोड़ने पर जो है सबसे छोटा नंबर हमें 11 से मिल रहा है, ना कि 13 से। और इसे ही हम बोलते हैं सम रूल। और ये कब काम आता है? ये तब काम आता है जब आपकी ब्रांचेस जो हैं वो एक से ज्यादा हो जाए, या कभी कभी 2 से ज्यादा। आई होप ये बात समझ गए होंगे कि कब हमें इस रूल को यूज करना है। लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी ये रूल आपने इस्तेमाल करना है तो एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये होती है कि जो हमारा पहली ब्रांच होती है, जो हमारी पहली ब्रांच होती है लेफ्ट से भी और राइट से भी, वो सेम लोकेशन पर होनी चाहिए, तभी आप इस रूल को यूज करोगे। अदरवाइज ये रूल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रूल इस्तेमाल तभी करोगे ना जब दोनों का नंबरिंग जो है लेफ्ट से भी और राइट से भी। देखो आप, ये जो CH3 ग्रुप है, चाहे मैं व्हाइट वाले लेफ्ट से राइट चला जाऊं, दूसरे नंबर पे आ रहा है, और यदि मैं राइट से लेफ्ट आऊं तब भी देखिए CH3 ग्रुप कहां आ रहा है? दूसरे नंबर पर। तो चाहे मैं लेफ्ट से ये काम कर लूं चाहे राइट से, CH3 ग्रुप यहां भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, यहां भी दूसरे नंबर पर आ रहा है। दिक्कत तब हुई कि जब बीच में किसी ने अपनी लोकेशन चेंज की। तो याद रखिएगा, जब भी ये रूल आपको इस्तेमाल करना है तो ये तभी काम करेगा दोस्तों जबकि आपकी जो चेन है उसमें पहला ब्रांच या जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों ही साइड से सेम लोकेशन पर होना चाहिए। अब पढ़ लीजिए जो मैंने आपको भी समझाया, इफ देयर इज मोर देन वन वे टू नंबर द चेन, यानी कि जब मल्टीपल चेन्स होती है, मल्टीपल ब्रांचेस आ जाती हैं। मल्टीपल चेन्स नहीं बेटा, इसको हम बोलेंगे मल्टीपल ब्रांचेस, है ना, इसको हम बोलेंगे मल्टीपल ब्रांचेस। यदि आपके पास ब्रांचेस जो है वो थोड़ी ज्यादा सी आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, उस नंबरिंग सिस्टम को चूज करना है जिसमें लोएस्ट सम ऑफ द लोकेंट्स आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एक तरफ 11 आ रहा था, एक तरफ 13, तो हमने 11 वाले को पकड़ लिया। करेक्ट। द लोएस्ट सम रूल इज ओनली अप्लाइड व्हेन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द पेरेंट चेन इज द सेम। जो मैंने आपको समझाया ना कि
लोएस्ट सम, या जो आप इस रूल को इस्तेमाल करोगे वे तभी कर सकते हो जब भैया लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड से हमारा पहला जो ब्रांच है वो सेम लोकेशन पर होगा। क्योंकि यदि वो सेम लोकेशन पर रहेगा तभी आप इस रूल को अप्लाई कर पाओगे। और दिक्कत कौन करता है? जो बीच वाली ब्रांचेस कहीं इधर उधर होती। यदि मान लीजिए ये लोकेशन जो है इनकी चेंज हो गई, इसकी लोकेशन लेफ्ट से राइट में तीसरे नंबर पे और इसकी लोकेशन राइट से लेफ्ट में दूसरे नंबर पे, तो मुझे ये रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तीसरे नंबर पे बैठा है और ये दूसरे नंबर पे, तो मैं इसको पकड़ लूंगा ना जो छोटा आ रहा है। रूल तो तब लगता है ना जब सेम हो और फिर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए। दिस मीन्स दैट द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ हैंड्स ऑफ द चेन ऑक्यूपाइज द सेम कार्बन पोजीशन। ठीक है, आई होप एग्जांपल से तो आप समझ ही गए होंगे। क्लियर? चलिए अब थोड़ी सी और खास बात कर लेते हैं। खास बात क्या है दोस्त? अच्छा, ये स्लाइड मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए रखी थी। ठीक है, थोड़ा सा एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। 1 2 3 4 5 6 7 CH3 CH। अच्छा चलो, पहले तो मैं आपको फटाफट से आपसे पूछ लेता हूं फटाफट क्या हो सकता है ना? आप लोग सोचिएगा भाई इसमें हमें क्या जो क्या बोल रहा था हम, जो रूल है हमारा, है ना, देखो दिमाग से चढ़ गया। लोएस्ट सम जो रूल होता है, क्या इसमें लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि मैं लेफ्ट से जाऊंगा तो ये नंबर 2 है और यदि मैं राइट से आऊंगा तो ये नंबर 3 है। जरूरत ही नहीं है। हम किसको पकड़ लेंगे? लेफ्ट से राइट वाले को, क्योंकि मुझे यहां नंबर 2 मिल रहा है। लेकिन कब दिक्कत आती है दोस्त? दिक्कत तब आती है जबकि आपने इनकी पोजीशन को सेम कर दिया। लीजिए, और मैंने क्या किया? किसको बिठा देते हैं इस बारी? इधर बिठाते हैं कोई ग्रुप, मान लीजिए इधर बिठा दिया। अब आपको इस रूल को इस्तेमाल करना सीखना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 और 7 लेफ्ट से राइट में जाने पर, तो नंबर 2 वाला हमने पकड़ा एक ब्रांच, फिर नंबर 5 की ब्रांच देखी और नंबर 6 की ब्रांच देखी। वही आ रहा है 11। पिछली वाला एग्जाम्पल उठा लिया लगता मैंने। ये 6 5 11 और 2 हो गया 13। ठीक है, अच्छा यदि मैं इसी को चेंज करूं, अब कौन सी वाली ब्रांच पकड़ूं? राइट से लेफ्ट वाली, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। अब राइट से लेफ्ट का लाओ, तो दूसरे नंबर को पकड़ो पहला ब्रांच, तीसरे नंबर पर अगली ब्रांच और छठवें नंबर पर अगली ब्रांच। लो, इसमें क्या हो रहा है? 6 3 9 और 2 11। मैंने उसी एग्जाम्पल को रिवर्स कर दिया और कुछ नहीं। तो अब आप इस बार किसको पकड़ेंगे? लेफ्ट से राइट वाले को? नहीं, इस बार आप पकड़ेंगे राइट से लेफ्ट वाले को, इसको नहीं पकड़े। आई होप ये वाला एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि भैया कब हमें इस रूल को प्रॉपरली यूज करना है। ठीक है दोस्त, चलो अब एक खास बात, when, इसको पहले पढ़ लीजिए। when there are two different substituents or chains located at the same position from either side of the parent chain। थ्योरी पढ़ लो पहले, फिर मैं समझाऊंगा। the lowest sum rule is not sufficient to decide the correct numbering. In such cases the IUPAC nomenclature follows alphabetical order to resolve the tie and determine which substituent gets the lower number। अब आपको शायद ये चीज पढ़ के अभी समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको उसका बेटर वे समझाता हूं। दोस्तों कभी कभी आप जब किसी कार्बन चेन को नंबरिंग करने जाओगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। ये है कार्बन की चेन, यहां मान लीजिए CH3 ग्रुप बैठा है, यहां भी CH3 ग्रुप बैठा है। अब इसमें आप कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें आप लेफ्ट से जाओगे नंबर 2, राइट से जाओगे नंबर 2, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, when there are two different substituents or chains located at the same position, मतलब कि जैसे यहां अभी CH3 ग्रुप है, मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसकी जगह कौन सा ग्रुप डाल दिया दोस्त? C2H5, यानी कि इसको हम क्या बोल देते हैं? एथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। दो अलग अलग ग्रुप हो गए ना, लोकेशन लेकिन सेम है। लेफ्ट से राइट जाऊंगा नंबर 2, राइट से लेफ्ट आऊंगा नंबर 2, लोकेशन सेम है लेकिन ग्रुप अलग अलग हो गए। अभी तक जो एग्जांपल मैंने आपके साथ साझा किए, शेयर किए, उनमें नंबरिंग और ग्रुप दोनों ही सेम रखे थे। लेकिन कभी मान लीजिए ऐसी स्थिति हो जाए कि भाई साहब हमारे पास नंबरिंग तो सेम आ रही है पर ग्रुप अलग अलग है, तब हमें क्या करना है? उस केस में किसको पहले लेना है या किसको बाद में लेना है, ये डिसाइड हम करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर की हेल्प से। अब ये क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप मुझे बताइए, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि M पहले आएगा कि E पहले आएगा? M पहले आएगा कि E पहले आएगा? जब आप अल्फाबेटिकली
चीज़ों को पढ़ते हो तो एम जो आता है दोस्त हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो आता है कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। एम खुद कितने नंबर पे, कैसे, जैसे ए का पहला नंबर, बी का दूसरा नंबर, सी का तीसरा नंबर, जेड का 26वां नंबर, तो जो एम होता है वो 13वें नंबर पर आता है, ठीक है। वहीं जो हमारा ई होता है वो दोस्त 5वें नंबर पर आता है। तो आप मुझे बताइए पहले कौन आएगा, ई की एम? जो पहले आता है हम उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि एम और ई में हम पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे भाई साहब एथाइल ई को प्रायोरिटी दे देंगे। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में वो पहले नंबर पे आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हो कि बड़े हो ना, अल्फाबेटिकली कौन है पहले हम उसको इंपॉर्टेंस दे देंगे हमारी उस कंडीशन में जब लोकेशन जो है वो सेम आ रही है। क्या ये बात समझ गए आप? आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। अच्छा, बाई चांस सिचुएशन ऐसी होती कि ये जो C2H5 यानी कि इथाइल ग्रुप मैं यहां जोड़ देता, तो अब मुझे बताओ इसका नंबरिंग जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाता और इस ग्रुप की नंबरिंग दूसरे नंबर पे है, तब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पहला रूल तो हमने इसके पहले जो रूल पढ़ा है वो तो पता ही है कि हम किसको पकड़ते हैं, जो खुद छोटी लोकेशन पर बैठा है, ठीक है। दिक्कत तब आती है जब लोकेशन दोनों की सेम हो और ग्रुप अलग अलग फंस गए हो। तो आई होप जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो को एक बार जरूर दोबारा से देख लीजिएगा क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसके आगे वाले हिस्से में मैं आपको IUPAC नेमिंग्स की क्या कराने वाला हूँ, कुछ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ कि अब तक जो अभी आपने रूल्स पढ़े हैं, है ना, जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, याद करिए आपका स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होता है दोस्त, हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स से। और सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होता है वो हमारी ब्रांचेस के ही नाम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए तो हम ये नाम लिख रहे हैं ना। यदि हम अपनी ब्रांच को लिखना चाहते हैं कि भी हमारी जो ब्रांच है या जो भी हमारी जो कार्बन चेन है उसमें दूसरे नंबर पे कोई ब्रांच बैठी है या तीसरे नंबर पे कोई ब्रांच बैठी है, सबसे पहले हमें वही बताना होता है। याद करो, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और खत्म कहाँ होता है, खत्म होती है चीजें आपके लास्ट में जो सेकेंडरी सफिक्स आता है, जो नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वहां खत्म हो जाती। तो उस स्ट्रक्चर को, फिर हमारी पिछली क्लास को और आज के जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले। तब तक क्या करना है आपने, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, अच्छे से पढ़ाई को करते रहना है और इसको रिवाइज भी करना है। तब तक क्या करना है आपने, एंजॉय।